हमने 30 कंप्लीट कर लिया 8 से लेकर के 15 जून तक, जून के करंट अफेयर्स। बाकी के 30 ख़त्म करते हैं तो फिर पूरा वीक का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। 31st न्यूज़ है रिलेटेड टू अमनदीप सिंह। 31st अमनदीप सिंह गिल से रिलेटेड ये न्यूज़ है। और ये क्या है, ये सीनियर इंडियन डिप्लोमेट है, सीनियर इंडियन डिप्लोमेट है। और क्योंकि ये इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल ने इनका अपॉइंटमेंट किया है एज हिज एनवॉय ऑन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पर उनको एनवॉय बनाया गया है टेक्नोलॉजी के लिए। किसने बनाया है? यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने। और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है? एंटोनियो ग्यूटरस। ओके, सो अमनदीप सिंह गिल, who is the senior Indian diplomat, has been appointed as an envoy on technology and appointed by United Nations Secretary General Antonio Guterres. ओके, और उनके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें भी बोली है। यूनाइटेड नेशन ने उनको डिस्क्राइब किया है एज थॉट लीडर। ठीक है, थॉट लीडर ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी पर। ओके, एंड बेसिकली हु हैज़ अ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू यूज़ द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबली and inclusively for progress on the sustainable development goals. So he knows exactly all the how to use the डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे यूज़ किया जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में, तो उनको एग्जैक्टली पता है। एंड ये सब उनके बारे में बोला गया है बाय यूनाइटेड नेशन। तो इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट इतना ही है कि अमनदीप सिंह, हमारे लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना है, अमनदीप सिंह जो सीनियर इंडियन डिप्लोमेट है उनको एनवॉय बनाया गया है टेक्नोलॉजी का। किसने बनाया? यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल। कौन है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल? एंटोनियो ग्यूटरस। ओके, इसके अलावा तो मेरे को नहीं लगता कुछ इम्पोर्टेंट है, तो बस इतना ही है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, न्यूज़ नंबर 32। नासा का वीनस मिशन। नासा का वीनस मिशन जो है और एक है इमेजिंग मिशन। क्या है? एक तो वीनस मिशन है, एक है इमेजिंग मिशन। इन दोनों के नाम चेंज करके साइंटिस्ट पर रखे गए हैं। ठीक है, अब कौन से साइंटिस्ट पे रखे हैं और कौन से एक आर्टिस्ट पे भी रखा गया है। नासा का जो वीनस मिशन है, जो बेसिकली नोबल गैसेस का इन्वेस्टिगेशन करता है, डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री में। और इमेजिंग में कौन सा मिशन है? DAVINCI। ठीक है, इस मिशन का नाम ये है। और ये बेसिकली नोबल गैस का इन्वेस्टिगेशन करने वाला मिशन है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस। इनका नाम रखा गया है दोनों का लियोनार्डो डा विंसी पे। और हु इज़ ही इज़ एन आर्टिस्ट एंड साइंटिस्ट। ये आर्टिस्ट भी है एंड साइंटिस्ट भी है। उनके ऊपर ये नाम रखा गया है, नेम्ड आफ्टर विजनरी आर्टिस्ट एंड साइंटिस्ट लियोनार्डो डा विंसी। और जो इनका नेम रखने का पूरा इवेंट होने वाला है, शेड्यूल टू बी लॉन्च्ड इन इवेंट तो चलो कुछ कभी भी हो जाए, पर जो ये वाला जो ये नासा का वीनस मिशन है,
ये शेड्यूल्ड है कि कब लॉन्च होगा। ये जून 2029 में लॉन्च होगा। जून 2029 में ये लॉन्च होगा। और वीनस के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा कब? वीनस के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा जून 2031 में। सो जो ये वीनस मिशन है और इमेजिंग मिशन है, ये जून 2029 में बेसिकली लॉन्च किया जाएगा और वीनस की सरफेस पर, वीनस के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा वो 2031 में। और ये पहला ऐसा मिशन होगा जो वीनस में जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट मिशन, पहला मिशन होगा टू वीनस, जो वीनस में जाएगा, ठीक है। एंड दैट विल इनकॉर्पोरेट फ्लाई बायस एंड इंस्ट्रूमेंटेड डिसेंट स्पेयर, ओके। एंड दिस डेवेंसी, व्हाट इट इज, डेवेंसी बेसिकली वीनस ऑक्सीजन फ्यूगैसिटी और एक मिनिएचर सेंसर है। क्या है ये? एक मिनिएचर सेंसर। इसको भी सेंड किया जाएगा वीनस में, ओके। और बेसिकली इनका जो गोल होगा ऐसा सब कुछ भेजने में, गोल इनका ये है कि वीनस की लैंडस्केप का पता कर सके। लैंडस्केप क्या है वीनस का पूरा, ठीक है। और मतलब कितनी पास जाके 320 कह सकते हैं, 100 मीटर डाउन टू लेस देन 1 मीटर। 100 मीटर से उसके लैंडस्केप का पूरा एरिया निकाल सके, 100 मीटर के ऊपर से, या फिर 1 मीटर, 100 और 1 के बीच में होना चाहिए। और वहाँ से जो वीनस की लैंडस्केप है उसकी प्रॉपर इमेजिंग, मतलब इमेजेस ले सके। ये इन सब के लिए लॉन्च किया गया है और लॉन्च किया जाएगा जून 2029 में। तो काफ़ी लंबा टाइम है। नेक्स्ट न्यूज़ इज न्यूज़ नंबर 33। सो नॉर्वे चेस 2022, नॉर्वे चेस 2022, इसका 10th एडिशन आया है। 10th एडिशन आया है इसका। और ये हुआ कहाँ पे है? ये हुआ तो नॉर्वे में ही है, ठीक है। और कब से कब तक के लिए? 30 मई से लेकर के 10 जून तक ये होगा। 10 जून, 30 मई से लेकर के 10 जून तक होगा नॉर्वे चेस 2022। और होगा नॉर्वे में ही इसका 10th एडिशन, ओके। होगा क्यों? हो चुका है ना। जून के कर रहे हैं हम करंट अफेयर्स, सॉरी। तो ये हो चुका है नॉर्वे चेस 2022 का जो 10th एडिशन है, नॉर्वे में ये हो चुका है 30 मई से लेकर के 10 जून के बीच में, ओके। इसमें अब हम देखेंगे किसने ये अवार्ड जीता है, कौन कौन से विनर्स रहे हैं। तो मैग्नस कार्लसन, मैग्नस कार्लसन ने टाइटल जीता है, ठीक है। वोन द 10th एडिशन ऑफ नॉर्वे मेंस कैटेगरी में। एंड ही वोन दिस अवार्ड फॉर द फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव टाइम, चौथी बार लगातार मैग्नस कार्लसन ने ये अवार्ड जीता है, ओके। एंड विश्वनाथन आनंद भी उस टूर्नामेंट पे प्रेजेंट थे। और सो जो विश्वनाथन आनंद थे फ्रॉम इंडिया, विश्वनाथन फ्रॉम इंडिया, इन्होंने भी फाइनल राउंड तक खेला लेकिन ये इससे लॉस्ट हो गए, ठीक है। तो मैग्नस कार्लसन जीत गए और फिनिश किया 3rd प्लेस पे। विश्वनाथन आनंद जो है वो 3rd प्लेस पे फिनिश किया टूर्नामेंट का, ओके। और फर्स्ट पोजीशन पे कौन आया? मैग्नस कार्लसन। और सेकंड पोजीशन पे आए हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि सेक्रियार, और जो ये अजरबैजान के हैं, अजरबैजान कंट्री के हैं सेक्रियार, ये सेकंड पोजीशन पे है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? टॉप। अगर टॉप पे इंडिया है तो अच्छी बात है, टॉप पे इंडिया नहीं है तो टॉप का पता होना चाहिए। और पता होना चाहिए इंडिया कौन सी प्लेस पे है, सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए, ओके। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 34 पे।
34th न्यूज़ क्या है? एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू ऑल। ओके, सो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। किस किस के बीच में हुआ है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन? तेलंगाना गवर्नमेंट एंड कर्नाटका बेस्ड इलेस्ट, एक बेसिकली एक सब्सिडरी है गोल्ड रिटेलर राजेश एक्सपोर्ट्स की। कर्नाटका में राजेश एक्सपोर्ट्स है और उनकी ये एक सब्सिडरी है। उसके साथ एमओयू साइन हुआ है। किस लिए हुआ है? फॉर इंडिया के फर्स्ट डिस्प्ले फैब्रिकेशन के लिए। फॉर इंडिया का पहला डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट, डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट, इसके लिए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। और ये सेटअप होगा, जो ये फर्स्ट डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट है, ये सेटअप होगी हैदराबाद में। और हैदराबाद कहाँ पे है? तेलंगाना में। यहाँ पे ये सेटअप होगी और इसमें टोटल खर्चा आएगा 24,000 करोड़ रुपए का। 24,000 करोड़ रुपए की टोटल इसमें इन्वेस्टमेंट होगी। फाइन, इतना क्लियर है और बस इतना इम्पोर्टेंट है और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। स्टेट की न्यूज़ है तो स्टेट की न्यूज़ इतनी रिलेवेंट वैसे भी नहीं होती, तो पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए। इम्पोर्टेंट ये इसलिए भी है क्योंकि इंडिया का पहला डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट लग रहा है और कहाँ लग रहा है? हैदराबाद में लग रहा है, तो ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है। अदरवाइज़ कोई मतलब ऐसा इंडिया का फर्स्ट भी नहीं होता और सिर्फ सिंपल एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं डाल रहा कोई स्कीम वगैरह, तो और स्टेट की स्कीम है तो इतनी रिलेवेंट नहीं होती। ओके, अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 35 पर। 35th न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू नरेंद्र मोदी, जो कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि मोदी जी से रिलेटेड है। नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है फाउंडेशन स्टोन इनॉग्रेशन किया है। बेसिकली बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का आजकल जहाँ जाते हैं बहुत सारे इनॉग्रेशन करते हैं, ठीक है। और उनकी उन सारे के सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की टोटल वर्थ है 3,050 करोड़ रुपए। 3,050 करोड़ रुपए, ठीक है। और ये कहाँ गए थे? बेसिकली ये गए थे गुजरात गौरव अभियान में। गुजरात गौरव अभियान में गए थे और ये कहाँ पे हो रहा था? बेसिकली एक नवसारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट जो एक ट्राइबल रीजन है और जो ट्राइबल रीजन गुजरात का नवसारी, और वहाँ पे ये गुजरात गौरव अभियान लॉन्च किया गया था। और उसी के टाइम पे बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिनकी टोटल वर्थ 3,500 करोड़ रुपए है, उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया गया बाय हुम? बाय नन अदर देन पीएम मोदी, ठीक है। तो टोटल उन्होंने 12 तो वैसे प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया है और भूमि पूजन किया है 14 प्रोजेक्ट्स का, ठीक है। 14 प्रोजेक्ट्स का तो भूमि पूजन किया है और 12 प्रोजेक्ट तो ऐसे ही उनका इनॉग्रेशन कर दिया। ओके, और पीएम मोदी ने भूमि पूजन भी किया है। भूमि पूजन 13 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का, 13 पानी की सप्लाई प्रोजेक्ट का जिनकी टोटल वर्थ है 961 करोड़ रुपीज़, ठीक है। किस रेजिडेंट के मतलब इसकी बेनिफिशियल होगा? तापी डिस्ट्रिक्ट के लिए बेनिफिशियल होगा, नवसारी के लिए बेनिफिशियल होगा, नवसारी एंड सूरत डिस्ट्रिक्ट के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट किसकी है? गुजरात की है। दैट इज़ इट। ओके, और एक और चीज़ पीएम मोदी ने इनॉग्रेट की है। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है
नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर, नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर, नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ऑथराइजेशन सेंटर, इसका हेडक्वार्टर बनेगा। उसके लिए इनॉग्रेशन किया पीएम मोदी ने। और ये बनेगा कहाँ पे? ये बनेगा अहमदाबाद में। अहमदाबाद में ये बनेगा हेडक्वार्टर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, न्यूज़ नंबर 36। तो 36 न्यूज़ क्या है? ये है रिलेटेड टू मैप मी इंडिया, MAPMY, मैप मी इंडिया। तो ये एक सब्सिडरी है किसकी? इट इज़ अ सब्सिडरी ऑफ CE इन्फो सिस्टम लिमिटेड, CE इन्फो सिस्टम लिमिटेड, इसकी सब्सिडरी है कौन? मैप मी इंडिया। और इसने एक पार्टनरशिप अनाउंस की है किसके साथ? अनाउंस्ड आ पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप अनाउंस की है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ टू इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ इट्स 3D मैप। 3D मैप्स की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए मैप मी इंडिया ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप की है। और जो मैप मी इंडिया है बेसिकली नए मैप्स पर काम कर रहा है एज पार्ट ऑफ देयर मेटावर्स वेंचर। जो इसका मेटावर्स वेंचर है और वो मेटावर्स वेंचर है उसके वो जो है वो मैप पर काम कर रहा है। तो इसीलिए 3D मैप्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये पार्टनरशिप साइन की गई है। ओके, फाइन। दैट इज इट, इसमें सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ इज बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक, बैंगलोर बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप, फिनटेक स्टार्टअप्स। और उन स्टार्टअप्स का नाम, उस स्टार्टअप का नाम क्या है? XPay.live। क्या नाम है? XPay.live। और ऑन द कंप्लीशन ऑफ 3 years ऑफ ऑपरेशन, 3 साल ऑपरेशन के कंप्लीट होने की खुशी में उन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला, जो भी चीज़ इंडिया की पहली होती है, वर्ल्ड की पहली होती है, वो तो इम्पोर्टेंट होती ही होती है। इंडिया का पहला ब्लॉकचेन अनेबल्ड ट्रांजैक्शन, ब्लॉकचेन अनेबल्ड ट्रांजैक्शन UPI, ट्रांजैक्शन UPI। सो बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप ने लॉन्च किया है XPay लाइव ऑन कंप्लीशन ऑफ 3 years ऑफ इट्स ऑपरेशन। एंड XPay लाइफ लॉन्च नहीं किया, XPay लाइफ इस फिनटेक स्टार्टअप का नाम है, दिस इज द नेम। लॉन्च किया है इंडिया का पहला ब्लॉकचेन अनेबल्ड ट्रांजैक्शन UPI सर्विस, इस सर्विस को लॉन्च किया है। ओके, और बेसिकली इस लॉन्च का जो एम है वो है कि फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ को एक्सेसिबल करना हर एक इंसान के लिए जो रूरल एरियाज़ में हैं। सो फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ को अनेबल करना हर एक लोग के लिए जो रूरल एरियाज़ में काम करते हैं, रूरल एरियाज़ में रहते हैं और जिन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। ओके, और जो XPay लाइफ है बेसिकली वो हेल्प करता है रीजनल रूरल बैंक की, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स की, जिससे उन्हें उन बैंक्स को बेटर बनाया जा सके और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है रूरल एरियाज़ में वो लाया जा सके सिक्योरिटी के साथ और बिना किसी डिसरप्शन के साथ। और जो ये XPay लाइफ है ये नाबार्ड, NPCI और कर्नाटका बैंक इन सब के साथ काम करता है मिलके। कर्नाटका बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, सबके साथ मिलकर के काम करता है। और जो XPay लाइफ है इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और फाउंडर का नाम क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और फाउंडर का नाम है रोहित कुमार, रोहित कुमार। ओके, फाइन, इतना क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू 37 हो गए, 38th। ओके,
38th न्यूज़ क्या है? 38th न्यूज़ है पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर। पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर, उसका नाम क्या है? इस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है पेमेंट्स में, नाम है ओमनी कार्ड। क्या नाम है? ओमनी कार्ड। ये पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर है और बेसिकली ये पहला इंडिया फर्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फर्स्ट क्या बना है? लाइसेंस्ड प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट बना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फर्स्ट लाइसेंस्ड प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट बना है। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट बना है पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर और बेसिकली ये कैश विड्रॉल फैसिलिटी लॉन्च करेगा यूजिंग अ रुपे पावर्ड कार्ड। रुपे पावर्ड कार्ड को यूज़ करके, रुपे कार्ड को यूज़ करके वो कैश विड्रॉल फैसिलिटी को लॉन्च करेगा कि कैश की जो विड्रॉ कर सकते हैं हम, उस फैसिलिटी को लॉन्च करेगा कौन? ये ओमनी कार्ड। ओके, थ्रू देयर ई वॉलेट से। और जो ये ओमनी कार्ड यूजर्स है कैन विड्रॉ कैश फ्रॉम एनी एटीएम, किसी भी एटीएम से अपनी कन्वीनियंस पे, हाई सेफ्टी और हाई सिक्योरिटी के साथ, और यूजर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम एक्सपोजिंग देयर मनी एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स। बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं भरनी पड़ेगी मनी के। ओके, सो मनी का पूरा जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो पूरी सिक्योर रहेगी इस ओमनी कार्ड को यूज़ करके। और जो ये ओमनी कार्ड के को फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? संजीव पांडे। पांडा नहीं, संजीव पांडे। पांडे, संजीव पांडे जी, पांडे। ओके, अब चलते हैं 39th न्यूज़ पे। 39th न्यूज़ क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है अप्रूवल। क्या दिया है? अप्रूवल दिया है। अब अप्रूवल दिया है तो किसी चीज़ के लिए तो दिया ही होगा। दिया है अप्रूवल आरबीएल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आरबीएल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं नए, और उनका नाम है आर सुब्रमण्यम। आर सुब्रमण्य कुमार। आर सुब्रमण्य कुमार। तो जब भी अपॉइंटमेंट होता है, ऐसे नहीं है कि कोई भी बैंक अपने आप से अपना एमडी और सीईओ चूज करके और अपना अपॉइंटमेंट कर लेगा, उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दे दिया है अप्रूवल 3 साल के लिए, और वो अपना चार्ज ले लेंगे। और अप्रूवल देने की कौन सी पावर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास? तो अंडर सेक्शन 35B ऑफ रेगुलेशन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसके अंदर आर सुब्रमण्य कुमार को अपॉइंटमेंट मिला है। और उन्होंने रिप्लेस किसको किया है? राजीव आहूजा को रिप्लेस किया है। राजीव आहूजा को रिप्लेस किया है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे पहले। अब जो आरबीएल बैंक है, देखिए आरबीएल है, ये आरबीआई नहीं है। आरबीएल बैंक जो है उसका थोड़ा स्टैटिक डाटा, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में ही है। फाउंड हुआ था कब? 1943 में। और टैगलाइन क्या है? अपनों का बैंक। टैगलाइन क्या है इसकी? अपनों का बैंक, ये इसकी टैगलाइन है। ओके फाइन, इतना क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। न्यूज़ नंबर 40, 20 और बची है। सो एक कॉमन पोर्टल लॉन्च किया है यूनियन कैबिनेट ने। एक कॉमन पोर्टल यूनियन कैबिनेट ने लॉन्च किया है, यूनियन कैबिनेट ने। और उस पोर्टल का नाम इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, ठीक है। इस पोर्टल को लॉन्च किया है, और फॉर इनवाइटिंग नॉमिनेशन फॉर नेशनल अवार्ड्स। नेशनल अवार्ड्स के लिए, नेशनल अवार्ड्स के लिए किस किस को नॉमिनेट करने चाहते हैं कंसर्न मिनिस्ट्रीज। तो नॉमिनेशंस के लिए इनवाइट करने के लिए ये पोर्टल बनाया गया फॉर इनवाइटिंग नॉमिनेशंस इनवाइट करने के लिए नेशनल अवार्ड के लिए
ये पोर्टल बनाया गया है। वो सारे के सारे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ और एजेंसीज अपने अपने तरफ से अपने अपने लोगों का जो भी अच्छे हो उनका नॉमिनेशन देगी। उसके बाद फाइनल अवार्ड मिलेगा जिसको मिलेगा। तो सिर्फ ये नॉमिनेशन के लिए पोर्टल बनाया गया है और इसका बेसिक एम है टू फैसिलिटेट सिटीजन्स टू नॉमिनेट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर वेरियस नेशनल अवार्ड्स अंडर वन प्लेटफॉर्म इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाइन। तो डिफरेंट अवार्ड्स के लिए सिटीजन्स को फैसिलिटेट किया है कि वो नॉमिनेट कर सकते हैं अपने अपने इंडिविजुअल्स, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को, और उसके बाद जिसका भी सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन में नाम आएगा वो नॉमिनेट हो जाएगा। उसके बाद फिर अवार्ड मिल जाएगा। और अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड मिल रहे हैं, जैसे पद्म अवार्ड मिलेंगे, ठीक है, पद्म अवार्ड मिलेंगे। सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड मिलेगा, सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड मिलेगा, ठीक है। टेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिलेगा, टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिलेगा। और भी बहुत सारे अवार्ड मिलेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड मिलेगा, ठीक है, ETC। सो इन सब कैटेगरी के लिए इंपॉर्टेंस सिर्फ इतना है कि राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल लॉन्च किया गया, दैट्स इट। अब चलते हैं 41st न्यूज़ पे। 41st न्यूज़ क्या है? मैक्स वर्स्टैपन से रिलेटेड है, मैक्स वर्स्टैपन। और मैक्स वर्स्टैपन चलाते क्या है? रेड बुल चलाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ के हैं? बेल्जियम डच के रेसर हैं, ओके, रेसिंग ड्राइवर है। इन्होंने अज़रबैजान फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। क्या जीता है? अज़रबैजान फार्मूला 1 दैट इज़ F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। और ये हुआ था अज़रबैजान में ही हुआ था बेसिकली, ठीक है। और इन्होंने हराया किसको है? सेकंड पोजीशन पे कौन आया? सेकंड पोजीशन पे आया है चार्ल्स लेक्लर्क। चार्ल्स लेक्लर्क चार्ल्स लेक्लर्क जो फरारी चलाता है और कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है? मोनाको को ये बिलोंग करता है। कभी पता ना हो किसी को, कोई मोनाको कोई कोई कार समझ ले, मोनाको कंट्री है, फरारी एक कार है, ओके। फरारी चलाते हैं, मोनाको को बिलोंग करते हैं। रेड बुल चलाते हैं, बेल्जियम को बिलोंग करते हैं, बेल्जियम और डच दोनों को। फाइन। और जो ये फार्मूला 1 चैम्पियनशिप्स होती है सारी की सारी फार्मूला 1 चैम्पियनशिप वो कौन कंडक्ट करता है? वो FIA कंडक्ट करता है, दैट इज़ फेडरेशन इंटरनेशनल डी ऑटोमोबाइल। फेडरेशन इंटरनेशनल डी ऑटोमोबाइल ये कंडक्ट करवाता है हर एक फार्मूला 1 रेस, ओके। उसके बाद या दैट इज़ इट, इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 42 पर। तो 42nd न्यूज़ क्या है? ये है रिलेटेड डे से, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। वर्ल्ड दिवस अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट 2022 का। और इसको ऑब्जर्व कौन कर रहा है? ऑब्जर्व बाय यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व करता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2022। और इसका थीम क्या है? डेज का थीम इम्पोर्टेंट होता है, डेज को ऑब्जर्व कौन करता है वो इम्पोर्टेंट होता है, और किस दिन मनाया जाता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका थीम है यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। ख़त्म करने के लिए चाइल्ड लेबर को एंड करने के लिए यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर, ये इसका थीम है। और द डे वॉज ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर ऑन इंडिविजुअल्स। तो चाइल्ड लेबर का हार्मफुल इफेक्ट इंडिविजुअल्स पर क्या पड़ता है, इस डे को ऑब्जर्व करने के लिए, ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए
इस दिन को मनाया जाता है। और कौन से दिन मनाया जाता है? सो हर साल 12 जून को मनाते हैं, और 12 जून को मनाते हैं हर साल। जो ये फर्स्ट जो सबसे पहला था वो 2002 में मनाया गया था, ऑब्जर्व किया कर दिया गया था। ओके। और इसके साथ साथ में एक वीक भी मनाया गया है, ठीक है, पूरा का पूरा वीक डेडिकेट किया गया चाइल्ड लेबर को। तो वीक ऑफ एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट वीक ऑफ एक्शन। और ये कब से कब तक के लिए? 3 से लेकर के 12 जून। ओके, 3 से लेकर के 12 जून तक ऑब्जर्व किया गया। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 43 पर। सो 43rd न्यूज़ क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव। तो अश्वनी वैष्णव कौन है? अश्वनी वैष्णव जो है वो है यूनियन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अश्वनी वैष्णव। इन्होंने लॉन्च की है एक पॉलिसी, और उस पॉलिसी का नाम क्या है? उस पॉलिसी का नाम है स्टार्टअप्स फॉर रेलवेज के लिए स्टार्टअप ये पॉलिसी लॉन्च किया। पूरा नाम क्या है? इंडियन रेलवे इनोवेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी का नाम क्या है? इंडियन रेलवे इनोवेशन पॉलिसी, ये इस पॉलिसी का नाम है। और एक पोर्टल भी लॉन्च किया है साथ में, इंडियन रेलवे इनोवेशन पोर्टल, इंडियन रेलवे इनोवेशन पोर्टल भी लॉन्च किया है। और ये दोनों की दोनों चीज़ें कहाँ पे की है? रेल भवन में की है। और रेल भवन कहाँ पे है? नई दिल्ली में। रेल भवन कहाँ पे है? नई दिल्ली में। सो इंडियन रेलवे इनोवेशन पॉलिसी, इंडियन रेलवे इनोवेशन पोर्टल, और उस पॉलिसी का नाम है स्टार्टअप्स फॉर रेलवेज, ठीक है। और बेसिकली टू यूज़ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना, वो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ जो इंडिया के स्टार्टअप्स ने बनाई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने बनाई है। स्टार्टअप्स बनाता है टेक्नोलॉजीज़, और एमएसएमईज बनाते हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स बनाते हैं। और जिससे बेसिकली ऑपरेशनल फैसिलिटी जो है और सेफ्टी है इंडियन रेलवे की, वो इम्प्रूव की जा सके, एफिशिएंसी इम्प्रूव हो सके, और उसके साथ साथ में सेफ्टी इम्प्रूव हो सके इंडियन रेलवे की। ओके, अब चलते हैं न्यूज़। ओके, और इसके साथ साथ एक और चीज़ है, इंडियन रेलवे ने ये भी इंश्योर किया है कि 50%, अप टू 50%, डेट इज़ 1.5 करोड़ रुपए का कैपिटल ग्रांट मिलेगा इस चीज़ के लिए। कैपिटल ग्रांट दिया जाएगा, कैपिटल ग्रांट। ओके, इसे अचीव करने के लिए, इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 44। सो 44th न्यूज़ क्या है? 44th न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू, ये भी एक पॉलिसी है, और पॉलिसी का नाम है नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी। नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 की, NASP, दैट इज़ NASP। तो ये पॉलिसी है, और इस पॉलिसी को लॉन्च किसने किया है? यूनियन मिनिस्टर ने किया है। कौन से यूनियन मिनिस्टर ने? ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने इसको लॉन्च किया है। जो यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के क्या है? ओ शिट, आई एम सॉरी, मैंने इसका ध्यान नहीं दिया। अभी आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के यूनियन मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। उन्होंने इस पॉलिसी को लॉन्च किया है। और एम क्या है बेसिकली? ऑफ यूजिंग इंडियाज़ पोटेंशियल इन द फील्ड ऑफ एयर स्पोर्ट्स के फील्ड में इंडिया की पोटेंशियल को ऑप्टिमाइज करना, यानी कि इंक्रीज करना, इंडिया की पोटेंशियल को बढ़ाना इन एयर स्पोर्ट्स। पोर्टल कहाँ से आ गया? पोटेंशियल, इंडिया की पोटेंशियल को बढ़ाना। ओके, और ये पहला ऐसा नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी है। दिस इज़ द फर्स्ट एवर।
और इनका एम है बेसिकली कि बाय 2030 तक जो ये नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी है, इसका एम है इंडिया को वन ऑफ द टॉप स्पोर्ट्स नेशन बनाना। इंडिया को वन ऑफ द टॉप स्पोर्ट्स नेशन बनाना है, स्पोर्ट्स राष्ट्र बनाना है वर्ल्ड में, बाय प्रोवाइडिंग सेफ, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल एयर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम। तो एक बढ़िया इकोसिस्टम प्रोवाइड करके जो अफोर्डेबल भी हो, लोग अफोर्ड कर सके, सेफ भी हो, सिक्योर भी हो और सस्टेनेबल भी हो, ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड करके इंडिया को वन ऑफ द टॉप स्पोर्ट्स नेशन बनाना चाहते हैं इस पॉलिसी के थ्रू। फाइन, क्लियर। और इसका बेसिकली टारगेट है कि जो ये पॉलिसी हैज़ द पोटेंशियल टू बी एन इनकम जनरेटर। इस पॉलिसी के पास ये ताकत है कि ये 8,000 से लेकर के 10,000 करोड़ तक का रिवेन्यू जनरेट कर सकती है। ठीक है, ऐसा कहना है। और अभी फ़िलहाल इसका जो रिवेन्यू अभी फ़िलहाल जो चल रहा है वो 80 से लेकर 100 करोड़ रुपए तक का ये रिवेन्यू जनरेट करती है, लेकिन ये चाहते हैं कि 8,000 से लेकर 10,000 करोड़ तक का रिवेन्यू जनरेट करे ये, तो ऐसा दावा करते हैं लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। ये हमने 44 तक कंप्लीट हो गए, अभी हम करेंगे बाकी के बचे हुए। 44 तक कंप्लीट, अब करते हैं 45th। सो 45th न्यूज़ क्या है? 45th न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू एक रिलीज़ किया है, क्या एक असेसमेंट रिलीज़ किया है, और उस असेसमेंट को रिलीज़ किया है जितेंद्र सिंह ने। और जितेंद्र सिंह कौन है मैं 50 बार बता चुकी हूँ, फिर भी लिख देती हूँ क्योंकि रिवाइज हो जाता है तो ठीक रहता है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशंस। ये मिनिस्टर ऑफ पर्सनल्स के मिनिस्टर है। पब्लिक ग्रीवेंसेस, लोगों की शिकायतें, ग्रीवेंसेस मतलब शिकायतें, एंड पेंशन, इसके मिनिस्टर कौन है? जितेंद्र सिंह है। इन्होंने एक रिलीज़ किया है, क्या रिलीज़ किया है? एक असेसमेंट का सेकंड एडिशन रिलीज़ किया है, और उस असेसमेंट का नाम इम्पोर्टेंट है, नाम है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 रिलीज़ किया है जितेंद्र सिंह जी ने, और इसका पूरा नाम है रीचिंग सिटीजन्स थ्रू सीमलेस सर्विस डिलीवरी। सिटीजन्स तक पहुंचना, रीचिंग सिटीजन्स, लोगों तक पहुंचना, किसके थ्रू? थ्रू सीमलेस सर्विस डिलीवरी से। ओके, ये पूरा नाम है। इसको प्रिपेयर किसने किया, ये इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ने इसको प्रिपेयर किया है, और डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के अंदर काम करता है। और इसमें ये जो असेसमेंट आया है, इसमें जम्मू एंड कश्मीर का असेसमेंट पहली बार हुआ है, और यूनियन टेरिटरीज़ में पहली पोजीशन पे जो यूनियन टेरिटरी आई है वो है जम्मू एंड कश्मीर। फॉर द फर्स्ट टाइम उसका असेसमेंट हुआ है, पहली बार में ही उसने टॉप कर दिया। ठीक है, और बेसिकली विद एन ओवरऑल कंप्लायंस ऑफ नियरली 90% के जो डिलीवरी हो रही है, ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी हो रही है, और जम्मू एंड कश्मीर में, इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर में टॉप किया। सो 90% फॉर नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, NESDA। ठीक है जी, हटा दो, ई का मतलब ही ई गवर्नेंस है, NESDA। ओके,
और स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में दोनों में मिला के टॉप किया है केरला ने। केरला ने स्टेट्स में भी और यूनियन टेरिटरीज में भी टॉप किया है केरला ने। ओके, अब चलते हैं 46th न्यूज़ पर। सो 46th न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू एक नई स्कीम का अप्रूवल दे दिया है। और वो स्कीम सुन के आपको लगेगा ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन उस टाइम कोई नहीं जानता था जून में। स्कीम का नाम है अग्निपथ, अग्निवीर। सो अग्निपथ स्कीम का अप्रूवल मिला है किसकी तरफ से? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूवल दिया है अग्निपथ स्कीम का फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स का रिक्रूटमेंट के लिए, जो आर्मी में होती है, एयरफोर्स में, इंडियन एयर आर्मी में, एयरफोर्स में होती है और नेवी में होती है, उनके लिए। ठीक है, उन्होंने बेसिकली जो सैलरी बढ़ती जा रही है और पेंशन बढ़ती जा रही है ना, उसको घटाने के लिए उनका प्रॉपर जो एम था वो यही था कि जो सैलरी का इन्वेस्टमेंट हो रहा है सोल्जर्स पर और जो क्या बोलते हैं पेंशन है, तो उसको रिड्यूस करने का एम है उनका। इसीलिए उन्होंने क्या किया है, जो एवरेज एज है फोर्स में वो 32 ईयर्स थी फ़िलहाल तक, उसको रिड्यूस करके 26 ईयर्स कर दिया। ठीक है, दिस विल बी रिड्यूस टू 26 ईयर। एंड इस स्कीम का इनिशियल नाम जो रखा गया था सबसे पहले, स्कीम का ये इम्पोर्टेंट है कि अभी तो अग्निपथ बोलते हैं लेकिन इससे पहले इसका नाम रखा गया था टूर ऑफ ड्यूटी। टूर ऑफ ड्यूटी ये इसका नाम रखा गया था। सारी की सारी सर्विसेज में इसको लॉन्च किया गया और इसमें सोल्जर्स को सिर्फ 4 सालों के लिए इंडक्शन उनका होगा और 4 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद जितने भी सोल्जर्स होंगे उन्हें टैक्स फ्री सर्विसेज फंड पैकेज मिलेगा 11.71 लाख रुपीज़ का। क्या मिलेगा? टैक्स फ्री सर्विस, बिना टैक्स फ्री सर्विस फंड पैकेज मिलेगा 11.71 लाख रुपीज़ का एज सेवानिधि पैकेज। सेवानिधि पैकेज के रूप में 4 सालों में उन्हें 11.71 लाख रुपीज़ का टैक्स फ्री सर्विस फंड पैकेज मिलेगा। ठीक है, और सोल्जर्स को 30,000 रुपये की सैलरी होगी, उसके साथ साथ में विद एडिशनल बेनिफिट्स उनकी सैलरी 40,000 तक पहुंच जाएगी एट द एंड ऑफ 4 ईयर। 4 साल कंप्लीट होने के बाद, मतलब 4 साल कंप्लीट होने तक 40,000 हो जाएगी। एलिजिबिलिटी जो है वो 17 से लेकर के 21.5 साल तक है। नहीं, 17.5 से 21 है। ठीक है, 17.5 से 21 साल एलिजिबिलिटी है, बस इसमें इतना इम्पोर्टेंट है। और LIC का भी इनका वो दिया जाएगा। LIC कितना? 48 लाख का LIC, 48 लाख रुपीज़ की LIC, लाख 48 लाख का LIC का भी उनका पैकेज बनेगा सिर्फ 4 साल के लिए। जब तक वो सर्विस में रहेंगे तब तक के लिए वो LIC यानी लाइफ सेविंग के लिए वो 48 लाख रुपए देंगे। डन। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 47 पर। तो 47th न्यूज़ क्या है? 47th न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव ये मनाया तो जा ही रहा है इस साल। तो PM मोदी ने इनॉग्रेशन किया है। क्या इनॉग्रेट किया है? आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन का, आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन का इनॉग्रेशन किया है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का। एंड दैट वाज हेल्ड अंडर द थीम ऑफ इनॉग्रेशन हुआ है ये। और थीम क्या है इसका? ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, बदलते जीवन। सो ये इसका थीम है और इसका इनॉग्रेशन किया एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव PM मोदी
has inaugurated iconic week celebration of the Ministry of Finance and Ministry of Corporate Affairs was held under the theme of transforming lives. डन। और इसमें जो पीएम मोदी है वो एक स्पेशल स्पेशल सीरीज है कोइन की सीरीज है कोइन की 1 रुपए की, 2 की, ठीक है, 5 की, 10 की, 20 डिनोमिनेशन की, जिसपे आज़ादी के अमृत महोत्सव का डिज़ाइन बना होगा, ठीक है, और वो सर्कुलेशन का पार्ट होगा। क्या होगा? वो सर्कुलेशन का पार्ट होगा। फाइन। ये कमोमोरेटिव कॉइन्स नहीं है, दे विल बी अ पार्ट ऑफ सर्कुलेशन। ये मतलब दिए जाएंगे, सर्कुलेशन में आएंगे 1, 2, 5, 10, 20 का, जिस पे लिखा होगा आज़ादी का अमृत महोत्सव का डिज़ाइन बना हुआ होगा। इसके साथ साथ इसी में ही निर्मला सीतारमन जी ने एक स्पेशल विंडो फैसिलिटी लॉन्च किया है, स्पेशल आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए स्पेशल विंडो फैसिलिटी लॉन्च की है। और ये फैसिलिटी लॉन्च की है सीनियर सिटीजन्स के लिए। सीनियर सिटीजन्स कौन? जिनकी एज 75 ईयर से ऊपर है, ठीक है, 75 ईयर से जिनकी एज ऊपर है। सो निर्मला सीतारमन ने ऐसे लोगों के लिए स्पेशल विंडो फैसिलिटी लॉन्च की है। सो ये उन सीनियर सिटीजन्स के लिए है जो रिफंड सीख करते हैं। कहाँ से? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी से, प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी से। और इसकी किसकी फुल फॉर्म है? IEPFA। सो इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी से। इसके साथ साथ में एक और चीज़ है, निर्मला सीतारमन जी ने ही एक और चीज़ लॉन्च की है, उसका नाम है नेत्रा लॉन्च की है। और नेत्रा क्या है? एक न्यू ई ट्रैकिंग एंड रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन पोर्टल है। न्यू ई ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। न्यू ई ट्रैकिंग एंड रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन पोर्टल, रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन पोर्टल, इसको लॉन्च किया है किसने? निर्मला सीतारमन ने किया। नाम है इसका नेत्रा। और इसके साथ साथ में एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की है फॉर इंडिया के डेवलपमेंट के लिए और इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम के लिए, फॉर इंडिया के डेवलपमेंट के लिए एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम के लिए। आइडियाज़ मीन्स, लिखूं क्या इसकी फुल फॉर्म? इंडिया के डेवलपमेंट, इंडिया डेवलपमेंट इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम। फाइन। और जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसने भी एक और चीज़ रिलीज़ किया है। रिलीज़ करने की कमी थोड़ी ना है, पता नहीं क्या क्या रिलीज़ करते रहता। नाम है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रिलीज़ किया है आरोहन। ये कॉफ़ी टेबल बुक है। क्या है ये? कॉफ़ी टेबल बुक, ओके। और बेसिकली एक ई बुक है जो कंट्रीब्यूशन, इनकम टैक्स का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी लाइफ पे और ओवर द डिकेड्स गवर्नमेंट इकोनॉमी पर जो भी है, इनकम टैक्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, उसके कंट्रीब्यूशन को बताने के लिए ये बुक रिलीज़ की है जिसका नाम है आरोहन। फिनिश्ड। अब चलते हैं 48th न्यूज़ पर। 48th न्यूज़ क्या है? रशिया ने ओवरटेक कर लिया है किसको? रशिया ने ओवरटेक किया है सऊदी अरेबिया को। अब जानने वाली चीज़ है ये है कि किस चीज़ में ओवरटेक किया है। सो ओवरटेक कर लिया टू बिकम इंडिया का सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर। इंडिया के फील्ड में क्या है? इंडिया का सेकंड सबसे बड़ा ऑयल सप्लाई करने वाला
देश जो बना है वो बना है रशिया। पहले ये पोजीशन साउथ अरेबिया के पास थी, सऊदी अरेबिया के पास थी, ठीक है। और जो पहला है फर्स्ट नंबर पे तो इराकी है जो बिगेस्ट ऑयल सप्लायर है। अब सेकंड नंबर पे कौन आ गया है? रशिया आ गया है, ठीक है। और बेसिकली इंडिया जो है, इंडियन रिफाइनर्स जो है वो रशिया के क्रूड ऑयल को खरीद रहे हैं, डिस्काउंट पर खरीद रहे हैं। और एज हाई एज कितना डिस्काउंट मिल रहा है इंडिया के लोगों को? और डिस्काउंट क्यों दे रही है रशिया? क्योंकि और कोई देश खरीद नहीं रहा है, ठीक है। सो इंडिया खरीद रहा है रशिया का क्रूड ऑयल खरीद रहा है। और डिस्काउंट देखिए कितना दे रहा है, एक बैरल पे $30 घटा रहा है। एक बैरल पे, बैरल समझते हैं ना, एक बैरल पे $30 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो काफ़ी डिस्काउंट मिल रहा है, इसीलिए इंडिया खरीद भी रहा है। तो इसीलिए सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर कौन बन गया? रशिया बन गया है। और सऊदी अरेबिया की पोजीशन अब हो गई है थर्ड पोजीशन पे आ गया है सऊदी अरेबिया, ओके। और इंडिया जो है वर्ल्ड का थर्ड बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। थर्ड सबसे बड़ा ऑयल लेने वाला देश है इंडिया। पहला कौन है? फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर पे तो चाइना है। और फर्स्ट नंबर पे कौन है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। थर्ड नंबर पे कौन है? इंडिया, ठीक है। रशिया के बारे में और क्या जानते हैं आप, और क्या जानना चाहते हैं? तो रशिया के बारे में, रशिया की जो कैपिटल है वो कहाँ है? मॉस्को में है। और इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन। और करेंसी क्या है? रशियन रूबल, रशियन रूबल करेंसी है, ठीक है जी, क्लियर। अब चलते हैं 49th न्यूज़ पर। 49th न्यूज़ 49th न्यूज़ इज रिलेटेड टू बैंकिंग। सो HSBC इंडिया, अब HSBC की फुल फॉर्म क्या है? हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कोऑपरेशन। H का मतलब हांगकांग, S मतलब संघाई, B मतलब बैंकिंग, और C मतलब कॉरपोरेशन। सो हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, जिसे HSBC इंडिया कह देते हैं शॉर्ट में। और ये एक रिटेल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर है। रिटेल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है। इसने अनाउंस किया है $250 मिलियन को का अनाउंसमेंट किया है कि वो लगाएगा इन लेंडिंग सपोर्ट फॉर, किस में लगाएगा? हाई ग्रोथ। किसकी हाई ग्रोथ के लिए? हाई ग्रोथ में लगाएगा। टेक्नोलॉजी लेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी स्टार्टअप्स है उसमें लगाएगा। लेकिन किस पे कितनी मेहरबानी कर रहा है? इंडिया पर ही कर रहा है इतनी मेहरबानी। इंडिया की हाई ग्रोथ के लिए टेक्नोलॉजी लेड स्टार्टअप्स में $250 मिलियन ये इन्वेस्ट करेगा। और HSBC विल एडमिनिस्टर द लैंडिंग वाया इट्स कमर्शियल बैंकिंग डिविजन्स। So it will monitor all the necessary activities which will be going on, and how it is going to monitor it? It is going to monitor it through commercial banking divisions, commercial बैंकिंग डिविजन्स के थ्रू, ओके फाइन। अब ये HSBC का थोड़ा स्टैटिक पढ़ लेते, लेकिन जगह ही नहीं है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। सो देख लो इधर नीचे, इसके CEO का नाम है हितेंद्र दवे। क्या नाम है? हितेंद्र दवे। और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। फाइन, क्लियर। अब चलते हैं 50th न्यूज़ पे जो करंट से रिलेटेड है। बाकी 10 वो स्टैटिक न्यूज़ होगी जो होगी तो करंट से रिलेटेड, क्योंकि करंट में वो चीज़ है इसीलिए उसका स्टैटिक पूछ सकते हैं। अदरवाइज जो चीज़ करंट में नहीं है उसका स्टैटिक नहीं आता है। 50th न्यूज़
सो ये न्यूज़ रिलेटेड है अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड से। अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड से इसने किसके साथ मिलकर के, फ्रांस की टोटल एनर्जी। अब ये फ्रांस की टोटल एनर्जी कुछ नहीं है, फ्रांस की टोटल एनर्जी एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके साथ मिलकर के एक स्ट्रैटेजिक अलायंस बनाया है, एक अलायंस फॉर्म किया है, स्ट्रैटेजिक अलायंस फॉर्म किया है। क्या बनाने के लिए, वर्ल्ड का या क्या बनने के लिए, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम, ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाने के लिए अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने टोटल एनर्जी के साथ अलायंस बनाया है। और इसमें क्या होगा, कैसे होगा ये पॉसिबल, तो जो है टोटल एनर्जी है ये इन्वेस्ट करेंगे 12.5 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करेंगे, विच इज़ वेरी ह्यूज। ठीक है। और बेसिकली टू एक्वायर 25%, इससे क्या होगा, वो 25% माइनॉरिटी स्टेक खरीद लेंगे। और किसमें, अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। अनिल का मतलब अनिल अंबानी नहीं है, अदानी न्यू इंडिया लिमिटेड में 25% के माइनॉरिटी स्टेक खरीद लेगा 12.5 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करके। और उसके बाद फिर वो मतलब सेटअप करेंगे, कोशिश करेंगे कि ऐसा हो जाए पॉसिबल, क्या पता हो भी जाए। ओके फाइन। एक और चीज़, फ्रांस की जो टोटल एनर्जी है ना, ये इसको ऐसे वैसे मत समझना, ये काफ़ी शातिर चीज़ है। फ्रांस की टोटल एनर्जी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है या ये कंपनी है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस कंपनियों में से है, ऑयल एंड गैस कंपनियों में से है, कंपनीज। ठीक है। और इसके पास ऑलरेडी 37.4% स्टेक ऑलरेडी अडानीज का है। ठीक है। और अभी और देखो कितना खरीद रही है। सो अडानी टोटल गैस लिमिटेड, अडानी टोटल गैस लिमिटेड का ऑलरेडी 37.4% स्टेक इसके पास है। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 51 पर। सो 51 न्यूज़ क्या है, इट इज़ रिलेटेड टू वेल्स नेशनल फुटबॉल टीम। वेल्स की नेशनल फुटबॉल टीम ने किसको हराया है, यूक्रेन के टीम को हरा दिया है। ठीक है। और उसके बाद इसको हराने के बाद ये इसने क्वालिफाई कर लिया है। ये इम्पोर्टेंट है, क्वालिफाई किसको किया है, क्वालिफाई किसमें किया है, फीफा वर्ल्ड कप 2022। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में क्वालिफाई कर लिया है वेल्स नेशनल फुटबॉल टीम ने, आफ्टर डिफीटिंग यूक्रेन की फुटबॉल टीम को। और 64 सालों में पहली बार, 64 ईयर्स में पहली बार क्वालिफाई किया है फीफा वर्ल्ड कप के लिए। और इस टीम को लीड किसने किया था, इस टीम को लीड कर रहे थे गैरेट बेले, इस टीम को लीड कर रहे थे। कंप्लीट। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 52 पर। सो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड के चेयरमैन GR चिंटाला ये चेयरमैन। ठीक है। और इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, उस प्रोग्राम का नाम है माई पैड माई राइट प्रोग्राम, मेरा पैड मेरा राइट है। ये प्रोग्राम लॉन्च किया है GR चिंटाला जी ने। और कहाँ पे किया है, लेह लद्दाख में, लेह लद्दाख में ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है। और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट, सिर्फ इतना ही है। और जो ये प्रोग्राम है इसको इन्वेस्टमेंट भी मिली है 7.5 लाख रुपीज़ की। ठीक है। इतने की इन्वेस्टमेंट भी मिली है। और इसको लॉन्च किया है नबार्ड के नए फाउंडेशन,
नाबार्ड का जो नैब फाउंडेशन है उसने भी इसको लॉन्च किया है। ठीक है, और 1 लाख रुपए अलग से दिए जाएंगे मशीनरी को अपग्रेड करने के लिए। 1 लाख रुपीज़ विल बी गिवन टू अपग्रेड मशीनरीज। जो सैनिटरी पैड्स बनाने के लिए मशीन्स यूज़ होती है उसकी मशीनरी को इम्प्रूव करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए 1 लाख रुपए अलग से दिए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ 53rd। सो 53rd न्यूज़ क्या है? 53rd न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू फिजिक्स वाला, और ये एक एड टेक कंपनी है। एड टेक कंपनी यूट्यूब पे आप बहुत फेमस है, आप देख सकते हैं इनके वीडियोस। सो फिजिक्स वाला ने $100 मिलियन रेज किए हैं इन सीरीज ए फंडिंग में। सीरीज ए फंडिंग में $100 मिलियन रेज किए, कहाँ से? वेस्ट ब्रिज एंड जीएसवी वेंचर से। वेस्ट ब्रिज एंड जीएसवी वेंचर से, और जिसकी टोटल वैल्यूएशन कितनी हो गई है? 1.1 बिलियन वैल्यूएशन, इस वैल्यूएशन पर। ठीक है, समझ रहे हैं? और अब जो फर्म है वो इंडिया का 101st यानी 101वां यूनिकॉर्न बन गया है। इसके साथ इस सीरीज़ ए में फंडिंग मिलने से, वेस्ट ब्रिज से और जीएसवी वेंचर से फंडिंग मिलने से अब इसकी जो टोटल वर्थ हो गई है वो 1.1 बिलियन वैल्यूएशन का हो चुका है, और ये इंडिया का 101st यूनिकॉर्न बन चुका है, फिजिक्स वाला। ठीक है, अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 54 पर। सो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और पहली चीज़ तो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की 4 लेयर्स होती है, जैसा बताया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। किसमें बताया है? अपने स्केल बेस्ड रेगुलेशन, जो उसका हुआ था स्केल बेस्ड रेगुलेशन, अ रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अ रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इन अक्टूबर 21। सो अक्टूबर 2021 में ये रिलीज़ किया गया था। ये SBR का मतलब क्या है? स्केल बेस्ड रेगुलेशन। स्केल बेस्ड रेगुलेशन, इसका मतलब है एक रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया गया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए अक्टूबर 2021 में, और इसके 4 लेयर होती है, ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है। अब वो 4 लेयर कौन कौन सी होती है? पहली लेयर है एनबीएफसी की बेस लेयर, और ये लोवेस्ट लेयर होती है ऑफ अ नॉन डिपॉजिट, और इसका जो एनबीएफसी का जो टोटल साइज़ होता है वो 1,000 करोड़ से कम होता है, लेस देन 1,000 करोड़ रुपए का इसका साइज़ होता है और लोवेस्ट होता है। उसके बाद आते हैं मिडल लेयर आती है, और ये मिडल लेयर होती है, इसमें ये तो होती है नॉन डिपॉजिट, डिपॉजिट नहीं लगा रखती। ठीक है, ये होती है डिपॉजिट टेकिंग, डिपॉजिट लेती है ये। ठीक है, डिपॉजिट लेती है, और इसका भी बेसिकली जो साइज़ होता है वो 1,000 करोड़ से कम होता है। डिफरेंस ये है कि ये डिपॉजिट नहीं लेती, ये लेती है। ठीक है, नहीं गड़बड़ कर दिया। ये एक मिडिल लेयर है, और ये सारे डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है एसेट साइज़ के इर्रेस्पेक्टिव, और इसका जो एसेट साइज़ है वो 1,000 करोड़ है या 1,000 करोड़ से ज़्यादा, तो ये एरो ही आएगा। 1,000 करोड़ होना चाहिए, 1,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। और उसके बाद आती है अपर लेयर। सो ये वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कंप्राइज करती है विच आर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड बाय आरबीआई। इनको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और एज वारंटिंग इन्हेंस्ड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट,
और जो टॉप 10 एलिजिबल NBFCs है उनके साइज़ के हिसाब से इसी कैटेगरी में हो, लेकिन टॉप की 10 NBFC वो फिर NBFC अपर लेयर में आती है। NBFC अपर लेयर में आती है टॉप 10। ओके, और उसके बाद है NBFC टॉप लेयर, और इट विल बी आइडियली रिमेन एम्प्टी। ये ज़्यादातर खाली ही रहती है। क्यों खाली रहती है? ये तभी फिल होगी अगर RBI's opinions that there is a substantial increase in the potential systematic risk from specific NBFCs in the upper layer। So जितनी भी NBFCs अपर लेयर में आ चुकी है, अगर उनमें कोई पोटेंशियल सिस्टमैटिक रिस्क लगे, पोटेंशियल सिस्टमैटिक रिस्क लगता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और किसी को नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओपिनियन में अगर देर इज़ अ काइंड ऑफ पोटेंशियल सिस्टमैटिक रिस्क इन एनी specific NBFC which is in upper layer, in that case it will come under this category। but ये हमेशा एम्पिटी ही रहता है, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। और इसमें सिर्फ जो अपर लेयर के NBFCs है वही टॉप लेयर्स में आ सकती है, अदरवाइज मिडल लेयर की और बेस लेयर की नहीं आ सकती, अपर लेयर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, और बाकी का जब रिवीजन करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी। उसके बाद 55th न्यूज़ क्या है? 55th न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू यूरोपियन कमीशन ने रिसेंटली अनाउंस किया है, यूरोपियन कमीशन ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि जो क्रोएशिया है हैज़ मेट ऑल द कंडीशंस फॉर अडॉप्टिंग यूरो कॉमन करेंसी एट द बिगिनिंग ऑफ 2023। सो क्रोएशिया यूरो जो है वो करेंसी अडॉप्ट कर ली है और उसको अपनी अपनी फर्स्ट करेंसी बना रही है। तो उसकी एलिजिबिलिटी के लिए कंट्री के पास एलिजिबल होना चाहिए, तो क्रोएशिया सारी की सारी कंडीशंस को मैट करती है टू अडॉप्ट यूरो एज अ करेंसी, एज एन ऑफिशियल करेंसी। और ये जो ऑपरेशन है इसका स्टार्ट हो जाएगा 2023 से। ठीक है, और या इसके साथ साथ में जो यूरोपियन कमीशन है उसने एक रिपोर्ट भी पब्लिश की है जो बेसिकली ये डिटरमाइन करता है कि यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्रीज़ का क्या तैयारी का लेवल है, यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्रीज़ का प्रिपरेशन का क्या लेवल है जो यूरो को अडॉप्ट नहीं करे टू जोन द यूरोजोन। यूरोजोन को अडॉप्ट ना करने वाले यूरोपियन यूनियन के कुछ मेंबर कंट्रीज़ का क्या प्रिपरेशन का लेवल है, जो बेसिकली यूरो को यूज़ नहीं करते एज इट्स ऑफिशियल करेंसी। यूरो उनके उसमें नहीं चलता है और उनकी खुद की करेंसी चलती है। तो उनका क्या टेक है, क्या वो आगे जाके यूरो को अडॉप्ट करने वाले हैं? तो व्हाट इज़ द सीन एंड व्हाट आर देयर प्रिपरेशन टू अडॉप्ट इट? so that report will give that information about it। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ इज़ 56th न्यूज़ इज़ INS विक्रांत से रिलेटेड है। INS विक्रांत। सो INS विक्रांत क्या है? इंडियन नेवी का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। इंडियन नेवी का फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है पहला। वो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसने 1961 में गोवा लिबरेशन में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर के में भी पार्टिसिपेट किया था। एंड इसको डेडिकेट कर दिया गया था मुंबई को, एंड इट वाज डेडिकेटेड टू द सिटी ऑफ मुंबई। किसके थ्रू? बाय भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी के थ्रू। भगत सिंह कोश्यारी कौन है? गवर्नर है महाराष्ट्र के। ठीक है, महाराष्ट्र के गवर्नर है। और या दैट इज़ इट।
तो इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि INS विक्रांत इंडियन नेवी का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसने इस इन मेजर इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद ये मुंबई सिटी को दे दिया गया और बेसिकली अभी ये इन हाउस है। जो मुंबई का नेवल डॉकयार्ड है वहाँ पे ये है। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में 10 मीटर लॉन्ग मॉडल पर ये वहाँ पे है। ओके फाइन। उसके बाद 57th न्यूज़ है। जो बिमस्टेक समिट है, बिमस्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन 2022-23 का, ठीक है। इसको कौन चेयर करने वाला है? तो इसको चेयर कौन है इसका? थाईलैंड चेयर करेगा बिमस्टेक को 2022-23 में। और थीम इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए थीम क्या है। थीम इज प्रोस्पीरियस resilient and robust open prosperous resilient robust open, ये इसका थीम है। और बिमस्टेक के सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है? तेंजिन लेकपाल। ओके। और बिमस्टेक में कितने मेंबर्स हैं? टोटल 7 मेंबर कंट्रीज़ है। और वो कौन कौन सी है जिसको नहीं पता है? पता होगी वैसे तो सबको। बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है एंड थाईलैंड है। तो देखिए ये 7 कंट्रीज़ है, मेंबर कंट्रीज़ है। बांग्लादेश, भूटान है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। तो ये 7 कंट्रीज़ मेंबर कंट्रीज़ है। और इस बिमस्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिमस्टेक का हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं। तो ये हेडक्वार्टर इसका है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश कहाँ पे है? बांग्लादेश तो पता ही है कहाँ पे है। बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ओके फाइन, दिस मच इज क्लियर। अब चलते हैं 58th न्यूज़ पर। 58th और ये थर्ड लास्ट है। एक फेस्टिवल हुआ है 2022 का और उस फेस्टिवल का नाम है कांगड़ा वैली। मैं सोच रही हूँ इसमें हो जाए कंप्लीट। कांगड़ा वैली समर फेस्टिवल। कांगड़ा वैली समर फेस्टिवल 2022 का। और इसको इनोग्रेट कौन कर रहा है? इसको इनोग्रेट कर रहे हैं जयराम ठाकुर। अब जयराम ठाकुर कौन है? जयराम ठाकुर? जयराम ठाकुर जो है वो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है। उन्होंने इनोग्रेट किया कांगड़ा वैली समर फेस्टिवल 2022 को। और बेसिकली बस इतना ही है इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। 2 जून से लेकर के 9 जून तक ये इवेंट चला था। 2 जून से लेकर के 9 जून तक ये इवेंट चला था और हिमाचल प्रदेश में ही हुआ है। फाइन। एंड बेसिकली ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया टू फैमिलराइज टूरिस्ट अराइविंग इन द स्टेट। जो भी टूरिस्ट स्टेट्स में आ रहे थे उनको ये फैमिलराइज करने के लिए समर के टाइम पर कि व्हाट आर द ट्रेडिशंस एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, कि जितने भी जो लोग टूरिस्ट आते हैं उनको पता चले कि हिमाचल प्रदेश के कल्चर क्या है, हिमाचल प्रदेश का ट्रेडिशन क्या है। दे कैन ऑल्सो गेट अवेयर अबाउट इट। सो दैट इज़ द रीज़न वाई दे हैव इनोग्रेटेड। 59th न्यूज़ क्या है? 59th न्यूज़ इज़ अभी क्या हुआ है रिसेंटली, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट ग्रोइंग अंडर वाटर। प्लांट से ग्रो किया हुआ एक अंडर वाटर। कहाँ पे? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में लार्जेस्ट प्लांट ग्रोइंग अंडर वाटर। जो पानी है नीचे
वो प्लांट्स को ग्रो करता है। ऐसा अंडर वाटर मिला है, कहाँ पे मिला है? ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में मिला है और साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, ठीक है। और एक स्टडी हुई थी बेसिकली, उसके दौरान ये पता चला और वो उस स्टडी को पब्लिश किया गया था। पब्लिश किया गया था रॉयल सोसाइटी की एक बुक में, ठीक है, पूरा पब्लिश हुआ था। और इसको डिस्कवर किया गया कि जो बेसिकली वो अंडर वाटर का पूरा एरिया है इज़ बिलीव टू स्पैन एज मच एज, अभी कंफर्म नहीं है कितना है, कि पर 200 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा वो अंडर वाटर का एरिया है, उसमें 200 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, यानी कि 77 स्क्वायर मील्स का ये पूरा, माइल्स का ये पूरा एरिया है, ठीक है। और ये कहाँ पे? शार्क बे पर ये है। फाइन, इतना ही अभी इंफॉर्मेशन मिला है। और जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा स्लाइटली लार्जर देन द सिटी ऑफ ग्लासगो, जो ग्लासगो की सिटी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है जो सरफेस एरिया है उसका अंडर वाटर का, ठीक है। और या दैट इज़ इट। तो जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। क्या है कैपिटल ऑस्ट्रेलिया की? कैनबरा। ओके। लास्ट न्यूज़ क्या है? लास्ट न्यूज़ इज़ वोल्वो ट्रक से रिलेटेड है। वोल्वो ट्रक्स। तो ये वोल्वो ट्रक्स क्या है? ये ट्रक मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न है बेसिकली। ये फर्स्ट ऑटो मैन्युफैक्चरर बने हैं वर्ल्ड के। फर्स्ट ऑटो मैन्युफैक्चरर फर्स्ट ऑटो मैन्युफैक्चरर बने हैं वर्ल्ड के, जिन्होंने यूज़ किया है फॉसिल फ्यूल स्टील। किसको यूज़ किया है? फ्यूल फॉसिल फ्यूल स्टील को, आई होप दिख रहा होगा, फॉसिल फ्यूल स्टील को यूज़ किया है ट्रक्स में, ठीक है। और पहले ऐसे ऑटो मैन्युफैक्चरर बने हैं जिन्होंने फॉसिल फ्री स्टील को यूज़ किया है ट्रक्स में। और ये इस स्टील को प्रोड्यूस किया है किसने? प्रोड्यूस बाय स्वीडिश स्टील कंपनी। इस स्टील को प्रोड्यूस किया है स्वीडिश स्टील कंपनी ने इसको प्रोड्यूस किया है, ओके। और ये वोल्वो ट्रक्स है, बेसिकली ट्रक मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न है। और कहाँ की है ये है स्वीडन के गुठेनबर्ग के। जैसे सैमसंग कोरिया का है तो ऐसे ही वोल्वो ट्रक्स स्वीडन के हैं। और ये पहले ऐसे ऑटो मैन्युफैक्चर बताई दिया वो तो मैंने क्या है कैसे है। तो ये हमारे करंट अफेयर 60 कंप्लीट होता है, फिनिश्ड। और अब मैं रिवीजन होगा अब, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नई नई पढ़ ली है। और अगर अब मैं नेक्स्ट जो बाकी के जो 15 के बाद के जो 15 से 30 जून तक के करंट अफेयर्स है वो मैं अभी नहीं कराऊंगी। वो पहले मैं इसका जितना भी अभी तक अगस्त जुलाई और जून के ये पूरा 2 हफ्ते, अगस्त के 2 हफ्ते और जुलाई के चारों हफ्ते, ये पूरा कंप्लीट होगा, पूरा इसका रिवीजन होगा प्रॉपर। जिसको देखनी है मतलब वो देखे, और नहीं देखनी है तो मत देखो। पर अब पहले रिवीजन होगा जितना भी हुआ है, और इसके बाद फिर हम बाकी का जून ख़त्म करेंगे, मई ख़त्म करेंगे। और अभी हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे जब तक ये पीछे का जितना इतना सारा हुआ है वो सब रिवाइज नहीं हो जाता, क्योंकि काफ़ी कुछ हो गया है और इतना सारा कंप्लीट नहीं किया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये कंप्लीट करना पड़ेगा पहले, ओके। चलो फिर, बाय बाय। काफ़ी कुछ है तो पूरा ख़त्म करना है, उसके बाद आगे करेंगे।